नमस्कार, बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। 2015 में अरविंद केजरीवाल जब आंदोलनकारी से पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हुए, हालांकि उससे पहले ही कन्वर्ट हो गए, तो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या था? उनकी राजनीति का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उनकी ईमानदारी। सबसे अलग, सबसे स्वच्छ पार्टी के तौर पर उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की थी। लेकिन अब इस ईमानदारी के ऊपर डेंट पर डेंट लग रहा है। दिल्ली के शराब ठेकों के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी को 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर आबकारी विभाग के कई ऑफिसर्स पर यह छापेमारी चल रही है। इस एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, कई लोग हिरासत में लिए गए। सीबीआई ऐसे वक्त मनीष सिसोदिया के घर छापा मारने पहुंची जब आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ का पुलंदा छपा। केजरीवाल सरकार कह रही है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, इसलिए उसकी ईमानदार इमेज को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है और बीजेपी चाहे कितना कर ले, कुछ निकलने वाला नहीं। वहीं बीजेपी कह रही है कि ईमानदारी तो सिर्फ एक चोला था जो कई साल से ओढ़ा हुआ था, अब पोल खुल रही है तो देश की आंखें खुल रही हैं। सवाल पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से बयान सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया से आपकी राजनीतिक दुश्मनी, आप जेल में डाल दो, सुकून मिलेगा। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकार है, तो ठेकेदारों की सरकार है, और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलने हैं। जो असली बात बतानी है वो बताने दे कि अपने दोस्तों को 174.7 से तोड़ की रेवड़ी कैसे करनी। तो बड़े दिनों से ईडी चर्चा में थी, आज सीबीआई की भी एंट्री हुई है। दिल्ली शराब ठेकों के मामले में पिछले महीने ही जांच सीबीआई को सौंपी गई। बीजेपी कह रही है जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं उन्हें जांच से डर क्यों लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का वही आरोप है जो ज्यादातर विपक्षी दलों का होता है कि बीजेपी ने असल में 2024 की जीत का ठेका ईडी और सीबीआई को दे दिया है और इसीलिए बड़ी बहस ताल ठोक के इन्हीं सवालों के साथ है। कट्टर ईमानदार फिर क्यों तलवार? आम आदमी पार्टी की ईमानदारी क्या एक्सपोज हुई है? पार कॉरिडोर में छापों का जोर है क्या? और क्या सीबीआई और ईडी को 2024 का ठेका दे दिया गया है, जैसे कि विपक्षी दल, विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी मेरे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ हैं। छापेमारी चल रही है। नीरज गौड़, अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है? सीबीआई में आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास जो कि सीबीआई के 12 अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचते हैं और यहां पर पहुंचने के बाद में जो कि इस आवास में जितने भी कमरे हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं उन सबको एक साइड में बिठा करके उनके जो भी फोन हैं उनको अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद में फिर मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू होती है। अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि सीबीआई को नई आबकारी नीति से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। अब सीबीआई उनको बारीकी से देख रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको सीज भी करेगी और इसी के साथ में लैपटॉप और उसी के साथ कंप्यूटर जो हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी बारीकी से देखा जा रहा है, जिसके बाद में अगर जरूरत पड़ने पर उनको भी सीज किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इस लोकेशन के अलावा और जो अन्य लोकेशन है वहां पर भी इसी तरीके से जो कि सीबीआई का एक्शन है वो लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो कि सीबीआई का साफ तौर से इसमें जो कि हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि अभी ये जो रेड है, ये जो एक्शन है
कुछ देर और चलेगा, उसके बाद में सीबीआई की टीम यहां से चली जाएगी, लेकिन शुरुआती जांच में अहम दस्तावेज यहां से हाथ लगे हैं। जी अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज गौड़। फिलहाल इस अपडेट के लिए आगे भी आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। शहजाद पूनावाला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हैं, और हमारे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, जो लगातार इस बात को कहती आई है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि ये वेंडेटा की, ये बदले की राजनीति है, आप पर बदले की राजनीति का, बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। आपका जवाब? अदिति जी, आपके पास, आलोक भाई के पास, मेरे पास पैन कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड और व्हाटअबाउटरी कार्ड है। आज जो भी कार्रवाइयां हो रही है, आप एक जरा देखिए, वो बंगाल के पार्था के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट के आदेश पर सीबीआई प्रोब हुई। जो महाराष्ट्र के पार्था अर्थात ये संजय राउत के खिलाफ हुई, आज भी वो जेल में, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया है। जो दिल्ली के पार्था नंबर 1 सत्येंद्र जैन पर हुई, 3 बार कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि है, प्राइमा फेसा एविडेंस है इनके खिलाफ, हवालेबाज है, ये कोर्ट ने कहा है। तो क्या कोर्ट भी हमारे साथ मिलकर वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अदिति जी, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, ये मेरा अधिकार, कोई करे इंक्वायरी तो मैं कहूं इसे अत्याचार और चीखूं और करूं दुराचार, ये नहीं चलेगा। अदिति जी, पूरा दिन हो गया, 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जो 15 सवाल मैंने, इसके पहले मनोज जी ने, इससे पहले आदेश गुप्ता जी ने, परवेश भाई ने, इसके अलावा संबित पात्रा, मीनाक्षी लेखी जी ने लिकर स्कैम को लेकर आपके चैनल के माध्यम से भी उठाए, एक का भी जवाब मिला है। जितेंद्र जी आपके एक संवाददाता है, उन्होंने पूरा का पूरा चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जिसके आधार पर ये सीबीआई प्रोब हुई है, उसका बहुत ही डिटेल विश्लेषण किया है, क्या डीएनए इस केस का वो बताया है। और वो डीएनए क्या है, 144 करोड़ की राहत कैसे दी गई लिकर माफिया को, कैसे कैबिनेट को बाईपास करके मनीष सिसोदिया डिसीजन ले रहे थे, कैसे लाइसेंसिंग पीरियड, ऑपरेशनल पीरियड बढ़ाई गई, किस प्रकार से 50 रुपए प्रति क्रेट इंटरनेशनल लिकर को डिस्काउंट दिया गया, किस प्रकार से 21 ड्राई डेज को 3 डेज कर दिया गया, 2 वेंड 1 वार्ड को खोलने के बदले ज्यादा 2 वेंड से ज्यादा। लेकिन जो सवाल है, जो पॉलिटिकल सवाल है शहजाद, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे सौरभ भारद्वाज, उनसे इन सवालों के जवाब हम लेंगे। लेकिन आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल लड़ाई बता रही है, और जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें भी आज क्लैरिटी के साथ समझाना चाहती हूं कि क्या चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में जो नोट है वो अलग है, लेकिन इसे नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी जो बातें कर रही है, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि आप डरते हैं, दिल्ली में 3 बार इलेक्शन में हारे हैं आप पंजाब हार गए उनसे, अब गुजरात हिमाचल में इलेक्शन की तैयारी है, आप डर गए हैं और इसलिए इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैरेसमेंट का चार्ज वो आप पर लगा रहे हैं। आदित्य जी, दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहले तो हम अभी 5 राज्यों में से 4 राज्य जीते। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सरकार पहली बार रिपीट होने का एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को कितना परसेंटेज वोट 2019 में मिला, और जिनकी कंपटीशन नोटा से है, 1% से कम वोट इनको मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर, इनकी 99% डिपॉजिट जब्त हो गई उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। वो लोग कहते हैं हम डरते, चलिए मान लेते हैं। दूसरी बात, मैं आदित्य जी आपको एक पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये जुलाई 2022 का हाईकोर्ट का ऑर्डर, सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, मुख्यमंत्री तय करें उनको रखना है कि नहीं रखना है। और फिर उसके बाद 28 जुलाई का ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है आदित्य, क्योंकि आप केवल ऑर्डर्स पर ही विश्वास रखते हैं, आप हमेशा बोलती है इस बात को। इसमें लिखा है कि दैट्स एन इंस्टीट्यूशन टू बी ट्रस्टेड, राइट? एग्जैक्टली मैडम, इसीलिए मैं केवल कोर्ट का आपके चैनल पर रख रहा हूं, क्योंकि पूरा देश आपका शो देख रहा है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं आदित्य जी, प्लीज सुन लीजिएगा। लुकिंग एट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, इट कैन बी सेड प्राइमा फेसा इज सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब सत्येंद्र जैन, दस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए, पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए इज टेकन। अब मैं आपसे बता रहा हूं, चलिए हम सबसे खराब, मोदी जी खराब, अमित शाह जी खराब, नड्डा जी खराब, शहजाद खराब, सारे हम लोग बहुत खराब, ईडी भी खराब। मुझे बताइए कोर्ट क्यों आपको 2.5 महीने से राहत नहीं दे रहा? और आदित्य जी एक लास्ट सवाल, 2.5 महीने से ये व्यक्ति जेल में है, सत्येंद्र जैन, जिसको ये कट्टर ईमानदार बोल रहे थे, ये कह रहे थे पद्म भूषण मिलेगा इनको ईमानदारी के लिए। कोर्ट ने नहीं देखा कितने ईमानदार है। मैं आपसे आज की सीबीआई रेड की बात कर रही हूं, मैं आपसे आज की सीबीआई की रेड की बात कर रही हूं। ठीक है शहजाद, शहजाद, मैं आपको इन सवालों के जवाब, आपने जो सवाल उठाए हैं, जी 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 जी, जो आपने सवाल उठाए हैं, आज के जो सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी से भी लूंगी, और जो उनके सवाल हैं उनके जवाब आपको भी देने हैं। हमारे साथ आनंद दुबे। आनंद दुबे,
अगर आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस देश में कभी ना कभी चुनाव होंगे, होते ही हैं। तो ये हर बार ये रीजनिंग देना कि टारगेट किया जा रहा है, चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, ये कब तक चलेगा ऐसे? अदिति जी, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सही करे गलत करे, इसका फैसला तो कानून से होता ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह, अभी शहजाद जी कह रहे थे कि विपक्ष के बहुत सारे नेता जेल में हैं। बिल्कुल जेल में हैं, उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जेल तक पहुंचा दी है। अरे भाई, यही तो हम चाहते हैं कि आप जैसे विरोधियों को जेल तक पहुंचाते हैं, आप अपने लोगों को जेल कब पहुंचाएंगे? हमारे महाराष्ट्र में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं पर ईडी के शिकंजे कसे हुए हैं। कभी कोई मजाल ईडी की कोई रेड हो जाए, कभी कोई छापे पड़ जाए, नहीं, आप उन्हें जेल तक ले जाइए। आप जो भी गलत करें, अगर संजय राउत जी ने गलत किया है, मनीष सिसोदिया जी ने गलत किया है, और भी कोई नेता गलत कर रहा है, कानून फैसला देगा। लेकिन उन नेताओं का क्या, भावना गवली का क्या, प्रताप सरनाईक का क्या, यशवंत जाधव का क्या, ऐसे तमाम नेताओं का क्या जो जेल तक जा ही नहीं रहे? शहजाद, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं। 40 सेकंड्स आपका जवाब, उसके बाद सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। इसलिए नहीं जा रहे हैं, सवाल उनसे होगा। भाई जैसे जवाब ले लीजिए आनंद जी, जवाब लीजिए। आपने नाम गिनवा दिए ना सर, नाम गिनवा दिए, इन्होंने भी आज नाम गिनवाए आम आदमी पार्टी के। आप सब नाम ही गिनवाते हैं, ठीक है? अब सुन लीजिए। हाँ, अदिति जी, अगर ये सिलेक्टिव और मैलिशियस कार्रवाई होती तो अजीत पवार हमारे सहयोगी नहीं है। अजीत पवार बोलते हैं बार बार संजय राउत पर रेड क्यों होती है, संजय राउत को बताना चाहिए एजेंसीज के पास राइट टू प्रूव होता है। ये अजीत पवार का बयान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने नवाब मलिक का यही बचाव किया था ना। आज स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक को बेल तो डिनाई सुप्रीम कोर्ट तक हुई है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए थे। ये ऐसा ही विक्टिमहुड कार्ड सचिन वजे के लिए कौन प्ले कर रहा था? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन है क्या? अच्छा, इनकी एक विशेषता देखिए, अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा 10-15 सेकंड के बाद कि किस प्रकार से गुजरात में भी बीजेपी के नेता के खिलाफ ईडी की रेड हुई है। आईटी की रेड एक येदियुरप्पा जी के बेटे के दोस्त के खिलाफ हुई है। आप उसकी न्यूज बना के उसको करिए ना, हम कौन सा मना करें। परंतु जब कोर्ट के आदेश आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, तो जब सत्येंद्र जैन के मामले पे आता है तो कांग्रेस उसको सेलिब्रेट करती है, और जब कांग्रेस के ऊपर होता है तो वो उसको डेनिग्रेट करती है। ये सेलिब्रेट करना सिलेक्टिव, ये डेनिग्रेट करना, ठीक है? कहते हैं कोर्ट के आदेश पे जाओ ना भाई। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। सौरभ भारद्वाज, आपसे मेरा सवाल ये है, राजनीति अलग है, एक आम खरा होगा, आपकी पार्टी की जो बुनियाद है वो खड़ी है इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। अगर उन पर चार्जेस लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अदिति जी, आज पहली बार चार्जेस नहीं लगे हैं। 2015 से जब से हमारी सरकार है, तब से भारतीय जनता पार्टी कई बार सीबीआई के छापे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, उप मुख्यमंत्री के घर पे, अन्य जगहों पे कई बार छापे लगे, कई बार एफआईआर दर्ज हुई, अभी तक कुछ लिखना नहीं है। जब हमारी 2015 में सरकार बनी, एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच शुंगलू कमेटी बना के कराई और कहा गया बहुत भ्रष्टाचार निकलेगा। 400 फाइलें, बहुत फाइलें होती हैं, दिल्ली सरकार की सारी फाइलें लगभग मंत्रालय से उठा के ले गए थे, मगर कुछ निकला नहीं। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की फोटो छपी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की फोटो छपी है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। अच्छा। और समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है कि पूरी दुनिया में आज दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही है। अब उससे इनको बहुत तकलीफ है, इनको तकलीफ है कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, आगे निकल रही है, और इस तरीके के सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे खूब आएंगे, आते रहेंगे। आप जो बातें कह रहे हैं वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने ये कहा पहले जांच हुई हो, कौन पाक साफ निकला, किसके खिलाफ एक्शन में कुछ सबूत मिल पाए, वो एक सेपरेट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। पहली बात, अभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल दिखा रहे थे सर, एक तो उस आर्टिकल के लिए मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। दूसरी बात,
मुझे ये लगता है हिंदुस्तान के कायदे कानून से चले, दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत महसूस ना करें। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील एंड मेनी इंडियंस लाइक मी फील। ठीक है, तीसरी बात सर, ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन पर है। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, तो हम बात कर रहे हैं सीबीआई के छापों की, जो कि एजुकेशन में घोटाले को लेकर नहीं। ये तो आप मानते हैं ना, एजुकेशन में घोटाले को लेकर तो आज छापेमारी हो नहीं रही है। आज जो रेड्स हो रहे हैं वो किस बात के लिए हो रहे हैं? तो एक कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। आप मेरे सवाल का जवाब दें, जिस पार्टी का आधार था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस पर अगर चार्जेस लगे, नेताओं पर चार्जेस लगे, सही लगे गलत लगे, मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद ने भी कहा, मैं हमेशा ही बात कहती हूं, इस देश में अदालतें हैं और अदालतों पर मेरे जैसे तमाम भारतीयों को यकीन है। जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं बस इतना पूछ रही हूं। इतना ही मेरा बेसिक सवाल है। देखिए अदिति त्यागी, मैं आपके सवाल को समझ गया हूं और मुझे नहीं पता कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स को समझती हैं नहीं समझती हैं। अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तो मुझे भी किसी अदिति त्यागी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अपनी पार्टी के लिए। आप इस बात को समझ लीजिए। एक सवाल पूछा है, आपका जो लहजा है बात करने का, नहीं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है। नहीं आपको मुद्दे पर लाना, सवाल पूछना, लहजा है, मुद्दे की बात करना, सवाल पूछना आपके लिए लहजा नहीं है। मेरा क्या काम है सर? तमीज लाइए अदिति त्यागी। मेरी बात में आपको क्लिप वापस भेज दूंगी, दर्शक देख रहे हैं सर। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना वो जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं जानती हूँ आपकी पार्टी में नेताओं का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे ही पलट के सवाल पूछ लो तो वो सीधा मॉडरेटर को अटैक करते हैं। जनता को डिसाइड करने दीजिए ना सौरभ भारद्वाज, मेरा लहजा खराब है या आप जवाब नहीं दे पा रहे? जनता को तय कर लेने दीजिए। त्यागी, मैं जनता की अदालत में जाती हूँ और सुन लीजिए सर, आप कैरी कीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्टिफिकेट को। नहीं सुन लीजिए सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीवी पे साझा नहीं करती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं समझ पाती हूँ या नहीं समझ पाती हूँ, आपकी जानकारी के लिए इतना जरूर बता दूं, मैं यूएन एजेंसी के लिए काम करके आ चुकी हूँ, उसके हेडक्वार्टर्स में। तो आपके पर्सनल अटैक्स का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं राजनीति से कहीं आगे हूँ और कहीं अलग हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। आपसे सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है। आपसे सवाल पूछना कब से बदतमीजी हो गया? नहीं, आपका जो लहजा है, सवाल पूछना कब से बदतमीजी हो गया? है वो बदतमीजी भरा है। नहीं, अगर आप अपने अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन कर ले तो कब से बदतमीजी हो गया? घर में अपने परिवार के सदस्य होते आप पर्सनल अटैक, आप करिए पर्सनल अटैक। आज मैं चाहती हूँ जनता देखे कि इस देश में बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टियां, उनके नेता और प्रवक्ता कितना डिफेंड कर पाते हैं। मैं जानता हूँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये आपका जवाब है कि जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट से आई, उससे जब सवाल पूछा जा रहा है उसका प्रवक्ता बौखला रहे हैं और वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर। ये क्लिप आपसे सवाल पूछना बदतमीजी में नहीं आता है सर। फिर आपको बदतमीजी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी सौरभ भारद्वाज। आपसे पलटकर सवाल करना बदतमीजी में नहीं आता। आप मेरा सवाल, हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। आप अगर ये सोचते हैं कि आप एक मंच पर आएंगे और आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं सवाल पूछूंगी, वो अदिति त्यागी नहीं है सर। आपकी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह मेरी कंप्लेन कर चुके। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप करिए, आप कंप्लेन कीजिए। मेरा काम सवाल पूछना और मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी करेंगे नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए। सवाल का जवाब है तो दे दीजिए। सुनिए, सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, यह है आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया हो तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना, जनता के लिए अकाउंटेबल बनिए। आप किसके लिए करती हैं? हाँ ठीक है, आ गए जी, हम लोग से आगे सौरभ भारद्वाज। यू आर नॉट, बदतमीजी नहीं सुनेंगे तुम्हारी। बदतमीजी कौन सी सुनेंगे? सवाल का जवाब अभी तक आप दे नहीं पाए। पिछले 5 मिनट से आप मुझसे जिरा कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ ताकि देखे सौरभ भारद्वाज,
सवाल पूछना आपसे बदतमीजी नहीं है, तो जवाब आपसे देंगे। सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है, आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करना बदतमीजी नहीं है। एक भी निजी हमला अगर मैंने किया हो और पिछले 5 मिनट में आप निजी हमलों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, पिछले 5 मिनट में निजी हमलों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये आपके बारे में बता रहा है। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं भी जनता से ही कह रही हूँ, ये चुने हुए प्रतिनिधि। तमीज जनता तय करेगी, आप ना सिखाइए तमीज। तमीज से बात कीजिए, तमीज से। कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं, ये तो मैं तय करूंगा। लगते हैं उसमें मेरे से सवाल होगा तो मैं तय करूंगा। ये सवाल बुरा लग रहा है, ये सवाल तमीज से बात तो आपको करनी पड़ेगी। मेरा सवाल क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर बनी खड़ी पार्टी पर आरोप लगे करप्शन को लेकर तो जांच नहीं होनी चाहिए, तो सौरभ भारद्वाज मुझे तमीज सिखा रहे हैं, तमीज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं बदतमीजी है ये सवाल पूछना। सौरभ भारद्वाज आपकी ताकि तुम्हारा लहजा बहुत बदतमीजी भरा है। अदिति त्यागी की जरूरत नहीं, अदिति त्यागी तुम्हारा लहजा बहुत बदतमीजी भरा है, ये बात तुम भी जानती हो। आपको सवालों के जवाब देने तो तुमसे एक सवाल के पास, तो अदिति त्यागी बोलिए। तमीज से बात करो, तमीज से सवाल करोगे जवाब मिलेगा। गिड़गिड़ाना नहीं आता है अदिति त्यागी को, अदिति त्यागी को सवाल पूछना। सौरभ भारद्वाज नहीं, अदिति त्यागी अपने घर में अपने परिवार वालों से इस तरह से बात करती हो, मेरे घर वाले देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे नाम लेते हो सलाह की अपने घर वालों से, अपने घर वालों से, नहीं है मुझे अपने घर वालों से, अपने बड़े भाइयों से, सवाल का जवाब अपने बड़े भाइयों से, अपने संबंधियों से ऐसे बात की जाती है। आरोपों की सौरभ भारद्वाज चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसे बात की जाती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर खड़ी पार्टी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए संबित पात्रा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर जो पार्टी खड़ी हो उस पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपने कुलीग से ऐसे बात करते हो आप? आपसे सर्टिफिकेट नहीं कैसे बात करते हो? बताओ सुभाष चंद्रा, बताओ सुभाष चंद्रा, इसका जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्रा जी कहाँ तक जाएंगे सर? अब आप चैनल के आप सबके अब आप जाइए। सुभाष चंद्रा इसका क्या जवाब है? ऐसे बात करते हैं सौरभ भारद्वाज, आप अपनी तमीज का कितना परिचय इस वक्त देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जी लगाइए, सवाल पूछना, जी जो शब्द सवाल पूछना मेरा हक है, इस देश के सिटीजन्स का हक है। और आप जिस नाम का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं ना सौरभ भारद्वाज, इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन पूछना पड़ेगा, कोई बात नहीं। शहजाद पूनावाला, अदिति त्यागी किससे बात करते हो? तमीज से बात करो, परिवार में ऐसे बात करते हो? जिस दिन तमीज किसी से सीखनी पड़ी ऐसे बात करते हैं, मॉडरेटर के तौर पर चलिए आपसे सिखा के जाएंगे, आपको सिखा के जाएंगे, सवाल नहीं आपको सिखा के जाएंगे। संजय सिंह ने भी सिखाई थी, आज हम भी सिखाएंगे आपको। मेरे सवाल चुपते हैं, जैसे संजय सिंह ने सिखाई थी तुम्हें तमीज, ऐसे आज मैं सिखा के जाऊंगा। अच्छा तमीज सिखाई, आज मैं भी सिखा के जाऊंगा। संजय सिंह भी सिखा के गए थे तुम्हें, मैं भी आज तमीज सिखा के जाऊंगा। भेजूंगी मैं, वो कौन सी तमीज थी? क्योंकि जो बदतमीजी आपने अपने रिश्तेदारों में, खानदानों में जिस तरह से बात करते हो उस तरीके से बात सीखनी चाहिए, वो देख रहे हैं लोग, इस तरह से बात करते हो अपने कुलीग से। शहजाद पूनावाला, इस तरह से बात की जाती है, शहजाद पूनावाला, इस तरह से बात की जाती है अपने कुलीग से। अदिति जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं हम लोग डिबेट पे तो डिबेट करेंगे, पर जो आपके चैनल पर पिछले 10 मिनट से घटा है, मैं भाग रहे हैं वो सवालों से, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास, भाग रहे हैं वो, तो भागे। हमें किसी को जबरदस्ती तो डिबेट में बैठा नहीं सकती हूँ शहजाद पूनावाला जी। पर मैं अपनी पार्टी की ओर से एक 10 सेकंड कुछ बातें रखना चाहूंगा अदिति जी। हालांकि आपको हमारी जरूरत नहीं है इस विषय में, परंतु जिस प्रकार की यहाँ पर जनप्रतिनिधि होने की धमकी दी गई, जिस प्रकार से चैनल के विषय में धमकी लहजे में बात की गई, तू तड़ाक से अदिति जी के साथ बात की गई और तुझे तमीज सिखाएंगे जैसे संजय सिंह ने सिखाई है, ये ऐसी खुली धमकी आपको, आपके चैनल को, आपको दी गई। मैं इसका सख्त अल्फाज में खंडन करता हूँ और मुझे लगता है कि आज जब मुद्दों के ऊपर बोलने की कंगाली होती है तो इस प्रकार से बातें होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत हिंदुओं के विषय में, महाकुंभ के विषय में क्या क्या अनाप शनाप लिखा है, वो आज विषय नहीं, उसको हम क्यों तरजीह दें भारत के स्कूलों के बारे में चर्चा करने के लिए, और उसका जो लेखक है उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। परंतु मैं आज कोर्ट के आदेशों पर अदिति जी, क्योंकि आप उन पत्रकारों में से हैं जो हमेशा हमको भी डांटती हैं और कहती हैं कि आप सत्यापित कीजिए अपनी बातों को ऑफिशियली, मैं आज आपके सामने 3 आपके, और मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि जिस प्रकार से आपको धमकी भरे लहजे में बात रखी गई, मुझे लगता है ये चौथे स्तंभ पर हमला है, परंतु मैं अपनी बात को रखूंगा पार्टी की ओर से। ये अगस्त 2019 का ऑर्डर है सत्येंद्र जैन के खिलाफ।
हवालाबाजी साबित की है हाईकोर्ट ने। ये 28 जुलाई का लोअर कोर्ट का आदेश है और ये 27 जुलाई का हाई कोर्ट का आदेश है कि आपराधिक पृष्ठभूमि है। पर फिर भी इन लोगों ने यहीं पर आकर कहा कि ये तो कट्टर ईमानदार है। क्या ये कोर्ट के ऊपर है? क्या इनका न्यूयॉर्क टाइम्स कोर्ट के ऊपर है? न्यूयॉर्क टाइम्स महाकुंभ के बारे में, हिंदुओं के बारे में क्या कहता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक राष्ट्रवादी पत्रकार को हाउएवर इस प्रकार से धमकी देना, तू तड़ाक और इस प्रकार से बात करना, और तुझे तमीज सिखाएंगे। सौरभ जी, आज आप मेरे बड़े भाई की तरह, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, आज मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रष्टाचारी का बचाव करते करते आप आज एक महिला का, एक इतनी बड़ी एक पत्रकार जिन्होंने अपने आप से इतना हासिल किया, उनका अपमान किया है और देश के करोड़ों नागरिकों का ये इस प्रकार से अपमान किया है। मुझे ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका सख्त खंडन करता हूं। डिबेटें होंगी, आएंगी जाएंगी, तर्क वितर्क होते रहेंगे, पर एक पत्रकार के विषय में और एक चैनल के विषय में ऐसी धमकी एक जनप्रतिनिधि दें, ये अमाननीय नहीं माना जा सकता। ये चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लिकर माफिया को बचाना है। इनसे पूछे कि क्या रिश्ता है इनका उस अरोड़ा से। वो यहाँ पर सिर्फ बैठे हैं, वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं, और एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म हम दिखा रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं। हम सिर्फ दिखा रहे हैं, वो सवालों के जवाब देने थोड़े आए हैं। शहजाद पूनावाला, अब जो सवाल हो वो तो सवालों के जवाब देंगे नहीं, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछूंगी। मैं सवाल आपसे पूछूंगी जो उनकी पार्टी ने सवाल उठाए थे, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगी। वैसे आज मनोज तिवारी ने, थोड़ी देर पहले मैंने इनसे पूछा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी पार्टी, जो पार्टी उस पर खड़े होने की बात करती है, क्या उस पर अगर आरोप लगे तो जांच नहीं होनी चाहिए? तो उस पर सौरभ भारद्वाज मुझे तमीज सिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि चुनावी फायदे के लिए उसे फंसाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की पार्टी और उसके नेताओं की ईमानदारी सिर्फ एक भ्रम है। मनोज तिवारी ने एक लिस्ट पढ़कर सुनाई है, हम आपको सुना रहे हैं। आपके मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आपके एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा पड़ा। आप एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये भूल जाएगा दिल्ली अगर नहीं बताएंगे तो। आप विधायक अमनतुल्ला खान हिस्ट्री सीडर बैड कैरेक्टर बन गया। आपकी पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा, रिश्वत लेते। ये देखिए कितने दूध के धुले हुए हैं। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को, आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई। ऐसे ये दूध के धुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है। हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है। तो आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, अगर आप सुन पाए हो कि क्या कहा मनोज तिवारी ने, जो सूची गिनवा रहे थे, अगर आपने सूची सुन ली हो उनकी, उस पर अगर आप जवाब दें। लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी पार्टी पर अगर आरोप लगे नेताओं पर तो जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी अदिति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि जांच से किसी ने किसी को रोका नहीं है। सुबह मनीष जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, वो यही किया कि किसी भी जांच का स्वागत है। सीबीआई नहीं, इसके बाद ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, कई एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के पास। जितनी एजेंसी से जांच करानी है आप जांच करा सकते हैं, हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उन सब का पूरी तरीके से स्वागत है। हमारे सिर्फ कुछ बुनियादी सवाल हैं। हम ये जानना चाहते हैं, गुजरात के अंदर अदानी साहब के पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। जाहिर सी बात है 20,000 करोड़ की ड्रग्स कोई कार्टल, कोई सिंडिकेट ही चला सकता है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं चला सकता। कि किसी ने 20,000 करोड़ की ड्रग्स भेज दी हो, गलती से पकड़ी गई हो, नहीं तो निकल जाती। क्या उसके लिए सीबीआई ने जांच की? क्या किसी के घर पे छापे मारे गए? नहीं मारे गए। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, मैं भी जानता हूं, अदिति जी आप भी जानती हैं, आप पुरानी पत्रकार हैं। गुजरात में हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है। हर शहर में आप टेलीफोन डायल कीजिए, आपके घर पे शराब डिलीवर होती है। जाहिर सी बात है अगर ड्राई स्टेट में, पूरे स्टेट में शराब उपलब्ध है, गैर कानूनी और नकली शराब उपलब्ध है, जिसमें स्टेट को 1 रुपए का भी एक्साइज नहीं आ रहा, तो एक संरक्षण के अंदर ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है। उसके अंदर अगर सीबीआई जांच हो,
सीआईडी जांच हो, ईडी की जांच हो, कुछ तो हो, तो उसमें हमें भी लगेगा कि हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार चुन चुन के अपने राजनीतिक दुश्मनों के ऊपर हमला कर रही है, इससे यह महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है और नहीं होना चाहिए। अच्छा, आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब अरविंद केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का रिएक्शन सुनवा सकती हूँ सर अपने दर्शकों को? जी बहन अदिति जी, बिल्कुल चला सकती हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद इजाजत के लिए, अनुमति के लिए। तो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान उनके तमाम मंत्रियों और विधायकों के जेल जाने के अंदेशे पर क्या कहा, सुनिए। अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। सब तैयार हो। मैं खुद 15 दिन जेल में रह चुका, कोई दिक्कत नहीं होती। अपने अपने घर में कह दो। तो माननीय सौरभ भारद्वाज जी, एक तरफ ये कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि किसी से डरना नहीं है। दूसरी तरफ ये हंगामा है, ये शोर है ईडी सीबीआई को लेकर। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी श्री सौरभ भारद्वाज जी? जी आदित्य जी, देखिए, हम आज भी ये बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने जो बात उस दिन हमारे सदन में कही, वही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, वही बात आज मनीष जी ने भी कही कि हम लोग अपना काम करते रहेंगे, हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर काम करते रहेंगे, हम लोग गुजरात के अंदर चैलेंजर हैं बीजेपी के लिए, हम इनको चैलेंज करते रहेंगे, हम जेल जाने से डरते नहीं है, जेल भेजेंगे, जेल जाएंगे। मंत्रियों के बाद विधायकों के नंबर आएंगे, विधायक भी जेल जाने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ देशवासियों को ये बता रहे हैं कि इन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो रहा, विपक्ष को समाप्त करने के लिए इसका इंतजाम हो रहा है, ताकि विपक्ष चुप हो जाए, विपक्ष जो है मोदी जी की सराहना करने लग जाए, विपक्ष जो है 2024 से पहले उसको निस्तेनाबूद कर दिया जाए, सबको जो है जेल में डाल दिया जाए। जेल में चले जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, विदेशों के अंदर इस तरीके की बहुत सारी मिसालें हैं अदिति जी। देश के अंदर इंदिरा गांधी की मिसाल है कि देश में इंदिरा गांधी जी ने भी विपक्ष को खत्म करने के लिए इसी तरीके से कानूनों का सहारा लिया था, इसी तरीके से नए कानून बनाए गए थे। सारे विपक्ष को, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता थे, उनको जेल के अंदर भरा गया था और इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि वो विपक्ष को खत्म कर देती हैं, मगर देश की जनता सब देख रही थी। अगले चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब मिला। मुझे लगता है कि इस पार्टी को भी इस बार जवाब मिलेगा, लोग सारी चीजें देख रहे हैं। तो आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं बीजेपी से आपके सवाल का जवाब ले लूं? जी बहन जी, पक्का पक्का। धन्यवाद, शुक्रिया। शहजाद, मुझे उम्मीद है आपके नाम के साथ तो मुझे आदरणीय नहीं लगाना पड़ेगा और आप सवाल समझ गए होंगे। उनका सवाल यह है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उन्हें टारगेट करते हैं। अगर आपको भी आदरणीय, माननीय, श्री, सर लगवाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके नाम में भी उसका इस्तेमाल करूंगी। नहीं अदिति जी, हम तो जी न्यूज और अदिति को मानने वाले, हमें न्यूयॉर्क टाइम्स वालों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, तो आपको ऐसी करने की कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं जवाब पर आता हूँ और मैं श्री सौरभ भारद्वाज जी से एक सवाल पूछूंगा। श्री सौरभ भारद्वाज जी, आपने कहा विपक्ष को नस्तनाबूद करने के लिए सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है इन एजेंसीज के द्वारा। सोनिया और राहुल गांधी पर जो कार्रवाई ईडी की हुई उसके साथ है या वो भी विद्वेषपूर्ण है? आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, आपसे सवाल है। आप जो है हर विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। विद्वेषपूर्ण है। मैंने बताया सोनिया गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। क्यों नहीं है? बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। आप सारे विपक्ष के, मैं ये कह रहा हूं, मेरे मुंह में राहुल गांधी, सोनिया गांधी मेरे मुंह में शब्द मारो, जुबान में तमीज नहीं, अपने लहजे में तमीज लाओ। सिर्फ शब्दों में तमीज मत लाओ, अपने लहजे में तमीज लाओ। आप सबको तमीज सिखाएंगे, पहले तुम तो जज लग रहे हो कि तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं दूंगा।
आदित्य जी, क्या मैं अपनी पूरी बात रख सकता हूं? तुम क्या जज लग रहे हो कि भाई कि तुम्हारा जवाब मैं यस और नो में दूंगा? देखिए, तुम्हें किसने जज बना दिया यहाँ पे? देखिए, आप तू तड़ाकी कीजिए, ये आपकी तुम क्या यहाँ पे जज बन गए क्या, शहजाद पुणे वाले? आदित्य जी, क्या मैं अपनी पूरी बात कर सकता हूँ? आदित्य जी नहीं, आपके ट्वीट्स के हम देखते नहीं है। आदित्य जी, क्या मैं अपनी पूरी बात कर सकता हूं? क्योंकि मैंने केवल एक इंटरवेंशन के लिए पूछा था, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए, उसके बाद सौरभ जी फिर से बात रखिए। नहीं शहजाद, आप अपनी बात रखिए, शहजाद अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ पर जज बनने की जरूरत मैं जज नहीं बन किसी के लिए, मैं कतई जज किसी को जरूरत नहीं है जज बनने की। मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाया है, मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाया कि आज आम आदमी पार्टी जो छोटी बहन ऑफ करप्शन है, उसने कहा मेरी बड़ी बहन कांग्रेस ये भ्रष्ट नहीं है, सोनिया राहुल भ्रष्ट नहीं है, इनके ऊपर भी विद्वेषपूर्ण हो रहा है, ये दोनों का निकाह आज भी चल रहा है, ये बता दिया। ऐसे तलाक 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 कहते हैं, पर ये निकाह वाले हैं दोनों, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, मलिशियस हो रही है। आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, 8 वर्षों में एक भी बार आपने कोर्ट में जाके साबित नहीं किया। आपने तो कट्टर ईमानदार जितेंद्र तोमर को कहा, यूटर्न करना पड़ा। कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को कहा, 3 आदेश उनके खिलाफ आए हैं, उसके ऊपर आप बोलते नहीं है। और आज आप कह रहे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, हम तो कह रहे जांच होने दीजिए। अगर जांच होने दीजिए तो फिर आप बताइए ना, पहले आईआईसी क्या बोलती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन इफ देयर इज एलिगेशन। आज क्या बोल रहे हैं? If there is allegation, no resignation, only disruption, and we will say this is accusation that is baseless. मतलब कितना अंतर हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, आज आप फॉर कमीशन बन चुका है। ये तब्दीली हुई है क्योंकि ये चुनावों से पहले, पंजाब चुनाव से पहले लिकर माफिया के साथ साझेदार करते, और ये तो आपने खुद स्पष्ट किया कि करप्शन हुआ। अगर करप्शन नहीं हुआ था लिकर माफिया के साथ, तो फिर आपने न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे आने का क्यों काम किया? और 3 हफ्ते पहले आप कहते थे बेस्ट पॉलिसी थी, फिर क्यों चेंज कर दिया जी? ठीक ठीक, जवाब ले लीजिए सौरभ भारद्वाज। देखिए, मैं इस पॉलिसी के बारे में कई बार समझा चुका हूं, मैं आप मुझे समय दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। ये पॉलिसी दिल्ली के अंदर जब लाई गई, सब 2021 जून का समय था, और दिल्ली के अंदर 849 शराब की दुकानें हुआ करती थी पहले से, पुरानी पॉलिसी के अंदर। नई पॉलिसी के अंदर कहा गया कि 849 दुकानें ही रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम लिमिट 849 दुकानों का है। मगर जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है शराब की दुकानों का, यानी कि दिल्ली में कुछ ऐसे मॉल थे जिनमें 17 शराब की दुकानें थी, दिल्ली में कुछ वार्ड थे जिनमें 10 शराब की दुकानें थी, और दिल्ली में करीब 40% ऐसा एरिया था जहां पे कोई भी लाइसेंस्ड शराब की दुकान नहीं थी। वहां पे अनलाइसेंस शराब, यानी कि बिना ड्यूटी पेड लिकर, यानी कि वो शराब जो गुजरात के अंदर बिकती है, बिना ड्यूटी पे की शराब हरियाणा से लाके बेची जाती थी। वहां पे शराब माफिया सक्रिय था। शराब के ऊपर सरकार को ड्यूटी नहीं मिलती थी, मगर शराब बिकती थी। पॉलिसी ये बनाई गई कि हम इन 849 दुकानों को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसकी बोली जो लोग सबसे ज्यादा लगाएंगे उनको उन जगह के जोन्स अलॉट कर दिए जाएंगे। जून जुलाई के अंदर एलजी के पास ये पॉलिसी भेजी गई। एलजी साहब ने इसके अंदर कुछ सुझाव दिए, बीजेपी ने वो एलजी लगाए थे, उनके सुझावों को मानकर दोबारा वो पॉलिसी एलजी साहब को दी गई, और एलजी साहब ने उसको साइन किया, उसको नोटिफाई किया, और वो पॉलिसी बनी। अब जब शॉप्स खुलने की बारी आई, यानी कि नवंबर 2021 में, टू बी वेरी प्रिसाइज 17 नवंबर 2021 में, तो लोगों ने दुकानों की फीस 25% 1 साल की फीस पहले ही जमा करा दी, क्योंकि 9,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के लिए लोगों ने अपनी बिड्स भरी थी, और उनकी बोलियों के हिसाब से 9,500 करोड़ रुपए देने का कमिटमेंट उन लाइसेंसीज ने सरकार को किया, और 25% उसकी एडवांस फीस उन्होंने सरकार के पास जमा करा दी। अब उसकी जब दुकान खुलने की बारी 17 नवंबर को आई, तो 17 नवंबर से 2 दिन पहले एलजी साहब ने एक कानून पास कर दिया कि भैया इन 40% एरिया के अंदर हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। अब जिन्होंने फीस अपनी 300 करोड़ रुपए जमा करा दी थी, उसका एडवांस जो है सरकार को दे दिया था, वो करीब आधा दर्जन लोग कोर्ट पहुंच गए। जब आधा दर्जन कोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो 100% एरिया के हिसाब से 300 करोड़ की फीस की हामी करी, आपने हमारा 60% एरिया दे दिया, 40% काट दिया, हम क्यों फीस दें? सरकार ने कोर्ट में कहा, सरकार तभी कोर्ट चली गई, ऐसा नहीं कि आज कोर्ट गई, सरकार ने तभी कोर्ट में कहा कि ये काम एलजी साहब ने किया है।
एलजी साहब से बात चल रही है, पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, एलजी साहब से बात चल रही है, ये सारी दुकानें खुल जाएंगी। कोर्ट ने कहा नहीं, जब आप 40% एरिया के अंदर इनको दुकानें नहीं खोलने दे रहे, आप इनकी 40% फीस माफ करिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला आपको काउंटर देना चाह रहे हैं, काउंटर ले लीजिए। पैसा वापस देना पड़ा, कोर्ट के आदेश पे वापस देना पड़ा। और वैसे ये डिबेट, करप्शन, सीबीआई रेड्स, आज जो पूरी पॉलिटिकल वॉर हुई है उस पर केंद्रित है। शहजाद पूनावाला, जल्दी से आपका काउंटर, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, मुझे सबको जगह देनी है। जी बिल्कुल, अच्छे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनके इंतजार कर रहे हैं अपने टर्न के लिए। पर अदिति जी, मेरे कान पे आज क्या बात आई, एक सरकार कहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब कैसे हो, ये मेरी प्राथमिकता है। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, घर से नल से जल पहुंचे, और ये कहता है कि घर के मोहल्ले के पास ठेके इक्विटेबल ही हो जाए। यही है, दिल्ली को नशा मुक्त कहते कहते नशा युक्त कह दिया। हाथों में बोतलें थमाने का इनका प्लान था ताकि लिकर माफिया की कमाई हो। और मैं आज सौरभ जी से 3-4 सवाल स्पेसिफिक पूछूंगा। सौरभ जी, क्या ये फैक्ट है कि कैबिनेट ने मना किया था मनीष सिसोदिया को फैसला लेने के लिए, फिर भी मनीष सिसोदिया ने फैसले लिए? क्या ये फैक्ट है कि 2 वेंट को बढ़ाकर उन्होंने 2 से अधिक वेंट हर वार्ड लगाने की उन्होंने अनुमति दी, जहां पे मंदिर मस्जिद के पास वार्ड खोले गए? क्या ये फैक्ट है कि उन्होंने 50 रुपए प्रति क्रेट इंटरनेशनल बियर को लिकर का डिस्काउंट दिया? क्या ये फैक्ट है कि उन्होंने लाइसेंस पीरियड का ऑपरेशनल पीरियड बढ़ा दिया? या ये फैक्ट है 144 करोड़ का वाला मैं तो पॉइंट डिबेट करूंगी, मैं 30 सेकंड्स का काउंटर लूंगी उनसे। मुझे दूसरे गेस्ट को अकोमोडेट करना है, प्लीज शहजाद, मुझे दूसरे गेस्ट को भी टाइम देना है, प्लीज रिफंड कर दिया। ये फैक्ट है सौरभ जी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से 4 सवालों के जवाब उनसे ले लीजिए 30 सेकंड में। सौरभ भारद्वाज जी। आदरणीय, देखिए, हमेशा की तरह शहजाद पुणे वाले एक सांस के अंदर अगर 150 झूठ बोलेंगे तो मैं 150 बाद उनके लिए ये नहीं बोलूंगा कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। ये सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। इनके झूठों को मैंने टेलीविजन चैनल पे साबित किया है कि झूठ बोलते हैं। अब मैं कितनी बार साबित करूं, इनकी सारी की सारी बात शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ झूठ पर आधारित है। दिल्ली के अंदर प्रति व्यक्ति जितने शराब की दुकानें, मैं बता देता हूं, 22,000 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। इनके गुड़गांव के अंदर 4,000 लोगों पे एक शराब की दुकान है। इनके नोएडा के अंदर 1,300 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। इनके गोवा के अंदर 700 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। घर घर शराब की दुकान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खोल रही है, नोएडा में भारतीय जनता पार्टी खोल रही है, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। दिल्ली के अंदर इन तीनों राज्यों से सबसे कम शराब की दुकान है आबादी के हिसाब से। अगर इस पे भी चैलेंज हिसाब करना है तो फैक्ट चेक कर लीजिए, गूगल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। अदिति जी, आप चेक करा लीजिए अपने स्टाफ से, हमें बता दीजिए। शहजाद पूनावाला, 20 सेकेंड्स। हम पूछ रहे हैं कि लिकर माफिया का फेवर कानून तोड़कर क्यों किया, उसका एक भी जवाब नहीं दे रहे। ये जस्टिफाई कर रहे कि हमने जो ठेके खुलवा दिए मंदिर मस्जिद गर्ल्स स्कूल के पास आरडब्ल्यू को बिना पूछे, वो सही है क्योंकि अन्य जगह पे ऐसा खुला है। मैं अजय आलोक को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी। अजय आलोक, ठीक है शहजाद, मैं आगे आपको मंच दूंगी, प्लीज। अजय आलोक जी, मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं आपको अजय आलोक कहूं। इसमें आपके लिए तमीज और बदतमीज। सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो राजनीति हुई है, जो दोनों तरफ से हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, लेकिन आज जब बात हो रही है करप्शन पर और करप्शन के चार्जेस अगर लग रहे हैं, तो क्या इस पर राजनीति जरूरी है इस देश में? मेरा सवाल ये। नहीं अदिति जी, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये डिबेट कायदे से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होनी चाहिए। हम लोग दोनों को कोई काम नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल आम आदमी की तरह जो ये खेल परसेप्शन का है, तो परसेप्शन क्या कहता है? सत्येंद्र जैन के ऊपर जब रेड हुआ तो मुख्यमंत्री जी बाहर आए, मैं दावे के साथ कहता हूं सत्येंद्र जैन बिल्कुल कट्टर ईमानदार है। पहली बार शब्द का इस्तेमाल किया था अरविंद जी ने। लेकिन उस कट्टर ईमानदार की आजकल याददाश्त चली गई बीच में। आज तक कोई कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, और देश के सबसे सफलतम स्वास्थ्य मंत्री थे, देश के दूसरे सफलतम शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर शराब नीति पे घोटाले पे रेड हो रही है, न कि शिक्षा पे। ये लोग दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा के। मुझे सौरभ जी बता दें, रोज न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं क्या? सब्सक्राइब किया हुआ है? दिल्ली या पंजाब जहां इनकी सरकारें हैं, क्या पूरे राज्य सरकार देती है न्यूयॉर्क टाइम्स वहां के जनता को? या भारत में कितने लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं? भारत के लोगों को न्यूयॉर्क टाइम्स से क्या मतलब है भाई?
आबकारी नीति पे छापा पड़ रहा है, आप उसका विरोध और प्रतिकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिशोध हो रहा है, प्रतिशोध हो रहा है। अडानी पे क्यों नहीं छापा पड़ता है? अडानी पोर्ट पे 2000-20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है। वो ड्रग्स पकड़ी किसने? अरविंद केजरीवाल ने पकड़ी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ी, या पंजाब पुलिस ने पकड़ी? वो ड्रग्स को भी तो पकड़ा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और उसकी भी तो जांच हो रही है, आगे लोग आएंगे भी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसी पे भी जांच हो, कोई भी विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, उसमें आवाज उठाने की जरूरत क्या है? अगर आप निर्दोष होंगे तो आप बाहर निकलेंगे, और आप नहीं निर्दोष होंगे तो आप नपेंगे। यही दस्तूर भी होना चाहिए, यही आपका कायदा भी था, यही आप सत्ता में आने से पहले बोलते भी थे। तो अब इस पे चिखा चिल्लम्पो मचाने की जरूरत नहीं है, होने दीजिए जांच। सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज किया और परमिशन मांगी थी, उसी वक्त आपको भी पता चल चुका था कि सीबीआई के हाथ सबूत लग गए, तभी उसने एफआईआर दर्ज किया है। अब जब सबूत की तह में जाएंगे, बाकी लोग के ऑफिस में जाएंगे, कुछ गलती होगी तो ठीक है, नहीं गलती होगी तो सिसोदिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, दूध की तरह बाहर निकलेंगे, हीरा की तरह और दमकेंगे। सोने की खान से कोयले की खान से निकलता है ना हीरा, उसी की तरह से निकलेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन उस पर प्रतिकार जितना कीजिएगा, उस पर तो परसेप्शन आप ही का खराब होगा। अभी बीजेपी मौका क्यों चुकेगी? बीजेपी तो हर बार चाहेगी कि आपको घेरे, विपक्ष है भाई। ठीक है, मुझे लगता है प्रतिकार करने का कोई मतलब नहीं है, और आपा खोने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति जी से पे जिस तरह आपने आपा खोया, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी उसकी। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी यूएसपी है, इसीलिए पहले सत्येंद्र जैन को और अब मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। उस तारीफ की बात की जा रही है जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। पहले आपको सुनवा देते हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और फिर इस पर बीजेपी ने क्या काउंटर किया, सुनिए। चलिए, टेक्निकल खामी के चलते इस वक्त इसमें जो ऑडियो है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरह से एजुकेशन मॉडल की तारीफ छपी है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी इस आर्टिकल को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो सोचिए, एक लेख को लेकर भी, एक अखबार को लेकर भी यहाँ पर वार पलटवार हो रहा है। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर शहजाद पूनावाला आपका, अगर भाई उनकी तारीफ छप रही है, क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये डिबेट तो एजुकेशन और हेल्थ पर है ही नहीं। ये डिबेट बार बार मैंने कहा, शुरुआत में भी मैंने कहा, जिसके लिए मुझे बदतमीज करार दे दिया गया। ये डिबेट तो कुल मिलाकर जो करप्शन का चार्ज है उस पर है ना भाई। खलीज टाइम्स और बाकी के सारे जो इंटरनेशनल अखबार है वहां पे वो छपवाते रहे, परंतु सवाल ये है कि भारत की रिपोर्ट क्या कहती है। इनकी 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है। इन्होंने 22,000 गेस्ट टीचर को परमानेंट नहीं बनाया, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। 40,000 रिक्त स्थान बाकी है टीचिंग में, इन्होंने अभी तक भर्ती नहीं किए। डीयू के 12 कॉलेजेस को इन्होंने फीस नहीं दी, डीटीए के लोगों ने लेटर लिखा है इनको। इनके 40,000 ईडब्ल्यूएस के सीट्स खाली है, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो ये तो इनका शिक्षा का असली स्तर है। और भारत के, दिल्ली के लोगों को न्यूयॉर्क टाइम्स की जरूरत नहीं है। ये 500 नए स्कूल की बात करते थे सौरभ जी, मुझे 50 नए स्कूल के नाम बता के मेरा मुंह बंद करवा दे, न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं पढ़ता। परंतु आज न्यूयॉर्क टाइम्स एजुकेशन पे डिबेट है ही नहीं। ये क्योंकि इनको लिकर के स्पेसिफिक सवाल पे, और अदिति मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 8 नवंबर 2021 को 50 रुपए प्रति क्रेडिट का डिस्काउंट कैसे दिया मनीष सिसोदिया? जवाब लीजिए, अब आप पहले जवाब लीजिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब लीजिए। ये डिबेट जनता के लिए, ये डिबेट जनता के लिए, पार्टियों के लिए नहीं है। जवाब लीजिए। सौरभ भारद्वाज जी, जवाब आपका। जी बताइए। देखिए, शहजाद पूनावाला तो एक सांस में 150 झूठ बोलते हैं। अब मैं इनके 150 झूठों का ये जवाब दूं कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, मैंने इनका जवाब देना बंद कर रखा है। ये सरासर शुरू से अंत तक झूठ बोलते हैं, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने इनको टीवी डिबेट पे एक बार चैलेंज भी किया था कि आओ तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूं, फिर ये आए नहीं, ये गायब हो गए। ठीक है, फिर वो अखबार के अंदर इनका झूठ छप गया कि ये झूठ बोलते रहे, और सच जो है अखबार में कई दिनों तक छपा। तो मैंने इनके झूठ का जवाब देना बंद कर रखा है। इनको लगता है झूठ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो सच बन जाएगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। अगर कोई तर्क संगत बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। ये दुनिया जहान का झूठ बोलते हैं, मैं इनके दुनिया जहान की बातों का क्या डिफेंस दूं?
शहजाद पूनावाला, एक और हाँ अदिति, इस पॉलिसी के तहत, न्यू पॉलिसी जिसको इन्होंने रिवर्ट करके ओल्ड पॉलिसी पे, इनको ब्लैक लिस्टेड कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अलाउड नहीं था आने देने के लिए। ये लिस्ट है, खाऊ गली को जोन 2 जोन 3 दिया गया और इसके खिलाफ इन्हीं की सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया था 2021 में, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि खाऊ गली से खाने शायद मिल गया होगा। दूसरी बात, आज मैंने तस्वीर साझा की है और शायद परवेज जी ने भी की थी, मंजिंदर सिरसा जी ने भी की थी, कि इन्होंने जो एक अरोड़ा है जिसका नाइट क्लब है चिका नाम का, वहां पे मनीष सिसोदिया गए भी थे, उसने स्टोरी भी डाली थी, फिर डिलीट कर दी सीबीआई जांच शुरू होने से पहले। दिनेश अरोड़ा से, जिसके साथ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की तस्वीरें हैं, इनके साथ इनका क्या रिश्ता है? दूसरा, ये जो खाऊ गली जो की कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसको कैसे दिया आपने? तीसरा, की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे आने दिया? और चौथा, आप मुझे बताइए कि जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ था 2021 में, दोनों शोकॉज नोटिस पे क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, जवाब ले लीजिए सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज, देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये शुरू से अंत तक झूठ बोलते हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनके झूठ का पर्दाफाश मैं कई बार कर चुका हूं, तो ये शुरू से अंत तक झूठ बोले, मैं इनका क्या जवाब दूं? आपको कोई तर्कसंगत बात लगती है अदिति जी, आप पूछ लीजिए, मैं आपकी किसी बात का भी जवाब दे सकता हूं। पर इनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी लगभग जीरो है। फिर ट्विटर पे बदतमीजियां लिखते हैं, अलग अलग शब्द लिखते हैं। निजी टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा, और हम मुद्दे पर रहे तो बेहतर होगा। निजी टीका टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। मैं तो बिल्कुल निजी नहीं सर, बिल्कुल अदिति जी, देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप छटपटा रही हैं तब से, और मैं आपके सब शब्दों में वो समझ पा रहा हूं आपकी छटपटाहट। आपको कोई सवाल है तो आप पूछिए। सौरभ भारद्वाज जी, आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, सवाल है तो मैं एक पार्टी के प्रवक्ता से ये सुन लीजिए, जनता को ये उम्मीद होगी। हाँ, मेरे पास एक सवाल नहीं, कई सवाल हैं। एक सवाल नहीं, कई सवाल हैं। जिस पार्टी को राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश करनी चाहिए, सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए आप। चलिए, आप ही से इजाजत ले लेती हूँ, अनुमति है तो माननीय सौरभ भारद्वाज जी, मैं शो में 2 बातें कर लूं, है अनुमति? अदिति जी, आपकी जुबान से इतनी तमीज वाली चीजों को सुन के जनता बहुत खुश होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जनता की चिंता छोड़ दीजिए, बहुत खुश हो रहे होंगे, आप जनता की चिंता छोड़ दीजिए। जनता इस वक्त सिर्फ आपको देख और सुन रही होगी, आपको सिर्फ देख और सुन रही होगी, और देख रही होगी कि किस तरह से आपने इस शो में आकर आपने आदरणीय सौरभ भारद्वाज ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। जनता ने ये देखा होगा कि किस तरह आदरणीय सौरभ भारद्वाज ने, जनप्रतिनिधि ने निजी टीका टिप्पणी की। जनता ने ये भी देखा होगा कि एक महिला को कितने सम्मान से आप बात कर रहे थे, उसे तुझे तमीज सिखाएंगे, तुमको तमीज सिखाएंगे, वो भी जनता ने देखा होगा। और जनता ने ये भी देखा होगा कि जिसे आप, ये आपके पास इतने बायसेस हैं, आपके पास इतने दुराग्रह हैं कि आप आप समझ पाती हैं या नहीं समझ पाती हैं सर? अब जनता ने ये भी देखा होगा, और इस देश में बहुत करोड़ों की जनता है सर, वो सब जानती और समझती है। उसे क्या समझना है वो अच्छे से समझती है, कोई बात नहीं। सौरभ भारद्वाज, लेकिन आप ये बता दीजिए, जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे, आज वो करप्शन पर जब बात होने लगती है तो फिर वो ये क्यों कहने लगते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? आपको दिक्कत दूसरों पर एक्शन नहीं हुआ से है, या आपको दिक्कत आपके नेताओं पर जो रेड पड़ रही है उससे है? आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी। अदिति जी, हमें उस सारी चीजों से दिक्कत है कि मेरे देश की एजेंसीज उस सीबीआई का दुरुपयोग, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के कोसते थे, जिसको वो तोता कहते थे, जिसको वो कांग्रेस की हाथ की कठपुतली कहते थे, आज उस सीबीआई का दुरुपयोग अगर वही सरकार, वही केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, तो मेरे सारे पत्रकार साथी आज उसके साथ इसलिए खड़े हो गए कि भाई पहले तो वो दुरुपयोग था, पहले तो हम कांग्रेस को गाली देते थे कि वो दुरुपयोग था, मगर आज क्योंकि उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हम उस दुरुपयोग के साथ खड़े हो जाएंगे और हम ये कहेंगे कि भाई अब ये दुरुपयोग नहीं है, अब ये सदुपयोग है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
कमजोर विपक्ष को और कमजोर करने के लिए, उसकी जुबान को दबाने के लिए, उनकी सरकारों को गिराने के लिए, उनके विधायकों को खरीदने के लिए, उनके विधायकों को डरा धमका के एक पाले से दूसरे पाले में लाने के लिए आज सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा झारखंड के विधायकों के हाथ में, उनकी गाड़ी में लाखों रुपए पकड़े गए। अब आप बताइए, कांग्रेस के विधायकों को लाखों रुपए देकर कोई दूसरे राज्य ले जा रहा था, वो कौन पार्टी हो सकती है? जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। क्या उसके अंदर उस पैसे की ट्रेल को सीबीआई ने ढूंढा? क्या ईडी ने उस ट्रेल को ढूंढा कि उसके तार भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता से जुड़े हुए हैं? वो नहीं हुआ। यह कहा गया कि 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है गुजरात में अदानी के पोर्ट पे पकड़ी जाती है। एक हफ्ते पहले भी कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात में पकड़ी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी तक किसी नेता तक उस 20,000 करोड़ रुपए के तार क्यों नहीं जुड़े? ये कैसे संभव है? अदिति जी, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक संगठित तौर पे एक ड्राई स्टेट में हर गांव और हर शहर में शराब होम डिलीवर हो रही है, बिना सरकार के संरक्षण के गुजरात में कैसे हो सकता है? सीबीआई और ईडी अब तक क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? मैं ये बात भी जानता हूं कि शहजाद पूनेवाला की पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा का सौदा करते हुए कैमरे पे आप ही के एसजी न्यूज के ऊपर 1 लाख रुपए नगद लेते हुए पकड़े गए थे। उनके ऊपर यह जुल्म साबित भी हुआ। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मैं ये नहीं पूछूंगा कि मोदी जी उसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिनका स्टिंग जी था। इनकी पार्टी के ईमानदारी के क्रेडेंशियल्स को कौन चैलेंज करेगा? इनसे कौन सवाल पूछेगा? यह सवाल मेरा भी है और आज विपक्ष के सब लोगों का इस सवाल है कि बुंदेलखंड के अंदर मोदी जी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे धंस जाता है। याद दिलाना पड़ेगा कि आज बहस किस बात पर हो रही है। दरअसल मामला है एक्साइज पॉलिसी का। शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर आप रेड्स देख रहे हैं। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के आरोप लगे हैं। और साथ ही ये मुद्दा कहां था और कहां मुद्दे को ले जाया गया, आप खुद जनता जनार्दन है। ये डिस्कशन आपने ध्यान से देखा और सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कब होता है। लेकिन शहजाद पूनावाला, जो उनके सवाल हैं, जो कि विपक्ष अक्सर कहता है कि आपको दूसरों के नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं सर, उन्हें टारगेट करते हैं। क्या बीजेपी में सभी पाक साफ हैं? आदित्य जी, अभी जो मैं सुन रहा था आदरणीय सौरभ जी की बातें, मुझे वो मीम की याद आई। वो एक छोटा पाकिस्तानी बच्चा है, वो बोलता है तू भी करप्ट, नहीं तू भी करप्ट, नहीं तू भी करप्ट। ऐसे लग रहा था। अब देखिए, जो बातों का सवाल देना है बतौर सरकार, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ सौरभ जी, झारखंड और बंगाल की पुलिस जांच कर रही है उस विषय का, बोल दीजिए सीबीआई को सौंप दे। दूसरी बात, मैं इनसे कह रहा हूं कि अगर इनके पास कोई भी प्रमाण हो हेमंता जी के खिलाफ, शहजाद के खिलाफ, फलाना के खिलाफ, गुजरात में, कर्नाटका में, भाई इतने बड़े बड़े वकील ये करते हैं, सिंघवी जी को भी रखा है आजकल, तो जाकर एक केस करके बता दे, मुंह हमारा बंद करवा दे। आदित्य जी के शो पे कल आकर बताए, देखिए आदित्य जी, ये ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी, देखिए हमने क्रिमिनल कोर्ट से आदेश लिया है, जैसे नेशनल हेराल्ड में हमने किया है। नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि पकड़े जाएंगे। और मैंने 3 कोर्ट के आदेश सुनाए। नहीं, अब एक सेकंड रुक जाइए, इनसे जवाब ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए इनसे। सौरभ भारद्वाज जी, आपका जवाब, वो कह रहे हैं तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, चले जाइए आप। देखिए आदित्य जी, बिल्कुल ऐसे ही 2014 से पहले होता था। सौरभ भारद्वाज जी, जब भारतीय जनता पार्टी के और अन्य, जी मैं आपको यही बता रहा हूं, जी अदिति जी, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिल्कुल ऐसा ही होता था। सीबीआई को छोड़, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, सीबीआई का बैठे हुए। उधर उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के बोलते थे कि भाई ये तो भ्रष्टाचार के ऊपर काम हो रहा है, अगर हमारे खिलाफ कुछ है तो आप सीबीआई को बता दो, हमारे खिलाफ भी हो जाएगा। और ये तो इतिहास गवाह है कि जब तक में रही, कांग्रेस के खिलाफ सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कांग्रेस के खिलाफ कोई रेड नहीं पड़ी गई। हां, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब छापे कांग्रेस के ऊपर पड़े। अब जब सत्ता परिवर्तन होगा, किसी और की सरकार जो है वो देश में आएगी,
तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जिन्होंने भी जो सब भ्रष्टाचार किए, सब पे सीबीआई ईडी के छापे पड़ेंगे। तो इसमें देर क्या, ये तो वक्त का पहिया है। लेकिन आपने अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में जो दलील दी, कुल मिलाकर आपने कहा जब बीजेपी सत्ता से आउट होगी और किसी और की सरकार बनेगी, तब एजेंसियां बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर टारगेट करेंगी। कुल मिलाकर ये विंडिक्टिव है, मतलब हर पार्टी एजेंसीज को लेकर विंडिक्टिव है। आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है, आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है। शहजाद पूनावाला जी 2014 से पहले भी था, मेरे 14 से पहले भी था, एक एक करके, क्योंकि आखिरी समय आदरणीय सौरभ जी ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया। उन्होंने कहा 2014 से पहले कांग्रेस ऐसे इस्तेमाल किया करती थी। याद कीजिए अदिति जी, 2013 में इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी। ये ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने वाले लोगों ने आज बताना चाहिए कि 2014 तक अगर ऐसे कृत्य कर रही थी कांग्रेस, जिसको आज इन्होंने क्लीन चिट भी आप ही के शो में दिया, मुझे लगता है ऐतिहासिक डिस्क्लोजर है, तो इन्होंने 2013 में इसी कांग्रेस के साथ काला एक पाप करके कैसे इन्होंने निकाह कर दिया, जरा बताइए सौरभ जी। मतलब वो ऐतिहासिक गलती थी ना, सत्ता की लालसा में आपने उस कांग्रेस से हाथ मिला दी जो इस प्रकार के कृत्य कर रही थी। आप बताइए पहले इस पे जवाब। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज सौरभ जी ने क्लियर तो कर दिया कि हम अपने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो करेंगे नहीं, बल्कि अगर गलती से कभी सत्ता आ गई तो हम किस प्रकार से चुन चुन कर बदला लेंगे, ये भी उन्होंने अपनी मानसिकता झलकाई है। तो आज आपको बता दूं सौरभ भारद्वाज जी, देश की जनता आपको कभी भी राष्ट्र के पटल पर सत्ता में लाने के लिए तैयार नहीं है। परंतु हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी मैंने आपके खिलाफ बातें रखी, कोर्ट के आदेश के ऊपर रखी, आपके शो को पॉलिसी के ऊपर रखी, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, जवाब नहीं, इसलिए आप केवल तू तड़ाक की बातें, एंकर से एक महिला का भी अपमान किया।